ठीक है, हमारा लेक्चर यहाँ से स्टार्ट होगा आज का हमारा लेक्चर है जिसमें हमने देखना है कि नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट की डिटर्मिनेशन कैसे होती है। और यही वो एक क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज भी करता है और इसी की वजह से स्टूडेंट्स के मार्क्स भी कटते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं, डायग्राम्स में भी कंफ्यूज होते हैं, कॉन्सेप्ट में भी कंफ्यूज होते हैं कि कैसे कैसे करना है और इसमें क्या क्या चीज़ें करनी है। तो अब मैं इसको बिल्कुल ईजी और सिंपल तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगी ताकि आपको याद भी रहे और आप खुद से बाद में इसको भी कर सकें। तो नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन जो है, इसमें हम केन्स के मेथड पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिकली जो इनकम एम्प्लॉयमेंट की डिटर्मिनेशन है वो केन्स ने की थी। जैसे हमने उसकी बुक में पढ़ा है कि उसकी जो बुक है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी वाली जो बुक है उसकी, उस बुक में उसने बेसिकली एम्प्लॉयमेंट और इनकम की डिटर्मिनेशन ही बताया है। और एम्प्लॉयमेंट की डिटर्मिनेशन अलहदा से नहीं होती है, वो इनकम की डिटर्मिनेशन ही एम्प्लॉयमेंट की डिटर्मिनेशन है। यानी जब हमने नेशनल इनकम को डिटर्मिन कर लिया तो ऑटोमेटिकली वो नेशनल इनकम ही हमारे एम्प्लॉयमेंट की डिटर्मिनेशन हो जाती है। हमने एम्प्लॉयमेंट को अलहदा से डिटर्मिन नहीं करना होता। तो इसकी कुछ अजम्पशंस होती हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स का रूल है कि आप जब भी कोई चीज़ पढ़ेंगे, कोई भी लॉ पढ़ेंगे, कोई भी थ्योरी पढ़ेंगे, उसकी अजम्पशन ज़रूरी होती हैं। और अगर आप नोट करें तो तकरीबन अजम्पशन सेम होती हैं, मिलती जुलती होती हैं। वो इसलिए क्योंकि अजम्पशन इसलिए रखी जाती हैं कि अगर ये कंडीशंस पूरी हों तो ही आपका मॉडल सही है, अदरवाइज़ नहीं है। और इसीलिए कोई भी मॉडल पढ़ते हुए हमें बाकी सारी चीज़ों को फिक्स रखना होता है। अब आप इसमें सोचें कि हम इसमें इनकम डिटर्मिनेशन की बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें 2-4 वेरिएबल इस्तेमाल होंगे। तो जहन में ये रख लें कि उसके अलावा बाकी सब फिक्स रहेंगे, बाकी सब कांस्टेंट रहेंगे, क्योंकि अगर वो तब्दील हुए तो हमारा मॉडल तब्दील हो जाएगा। अब पहले हम स्टार्ट करेंगे 2 सेक्टर इकोनॉमी से, जिसमें क्लोज्ड इकोनॉमी है। ठीक है, क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब होता है क्लोज, यानी कि जिसमें सिर्फ 2 सेक्टर हों, हाउस होल्ड और फर्म, बिजनेस और हाउस होल्ड, यानी गवर्नमेंट इसमें नहीं है। हम इसको पहले स्टेप से स्टार्ट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। पहले इनकम किस में डिटर्मिन होगी? 2 सेक्टर में। ठीक है, 2 सेक्टर में तो आप अजम्पशन खुद ही सोच लें कि अच्छा ये 2 सेक्टर है, इसमें हमारे पास हाउस होल्ड और फर्म है, तो इसका मतलब है इसमें गवर्नमेंट नहीं है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं है, कोई और चीज़ें नहीं है। तो इसका मतलब है इसमें गवर्नमेंट का रोल नहीं होगा, इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगी, इसमें टेक्नोलॉजी फ़िक्स होगी, इसमें जो है कैपिटल फ़िक्स होगा, एम्प्लॉयमेंट फ़िक्स होगी, इंटरेस्ट रेट फ़िक्स होगा, हर चीज़ जो है वो फ़िक्स होगी, कोई टैक्सेस नहीं होंगे। क्योंकि अंडरस्टूड है जब गवर्नमेंट नहीं है तो गवर्नमेंट ही टैक्स लगाती है, गवर्नमेंट नहीं है तो टैक्स भी नहीं है। तो ये चीज़ें हमने सारी फ़िक्स रखनी है। अब आते हैं हमारे मेथड कि हमने नेशनल इनकम को डिटर्मिन कैसे करना है। नेशनल इनकम को डिटर्मिन करने की केन्स ने 2 अप्रोचेस बताई हैं कि 2 अप्रोचेस से आप इनकम को डिटर्मिन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली है ये अप्रोच हमारे पास, एग्रीगेट डिमांड आपकी एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो। पिछले लेक्चर में हमने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में भी पढ़ा था। यानी ये 2 अप्रोचेस हैं कि या तो आपकी डिमांड सप्लाई के बराबर हो जाए या फिर आपकी जितनी सेविंग्स हैं वो इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएं, तब जो आपकी इकोनॉमी है वो इक्विलिब्रियम में होगी बेसिकली, चाहे आप किसी भी सेक्टर में होंगे। 2 सेक्टर है, 3 सेक्टर है या 4 सेक्टर है, ये जो भी सेक्टर हैं हमारे, उसमें इक्विलिब्रियम का मेथड यही 2 ही हैं। तो आपसे जब इनकम डिटर्मिनेशन पूछी जाएगी तो आपको बताया जाएगा कि 2 सेक्टर में डिटर्मिनेशन बताएं या 3 सेक्टर में या 4 सेक्टर में। मेथड यही 2 ही इस्तेमाल होंगे। आप चाहे जो भी सेक्टर इस्तेमाल कर रहे हों, उसमें डायग्राम में आपने यही देखना है कि आपकी एग्रीगेट डिमांड सप्लाई के बराबर हो और दूसरा मेथड है आपकी सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाए। तो तब आपकी जो इकोनॉमी है वो इक्विलिब्रियम में आती है। अगर ये एक दूसरे के बराबर ना हो, ऊपर नीचे हो जाएं, तो इक्विलिब्रियम नहीं रहता। तो सबसे पहले हम करेंगे 2 सेक्टर इकोनॉमी में। ठीक है, सबसे पहले नेशनल इनकम की डिटर्मिनेशन किस में करेंगे? 2 सेक्टर में। 2 सेक्टर वो कौन सा सेक्टर है जिसमें गवर्नमेंट नहीं है इंक्लूड, सिर्फ 2 हैं, हाउस होल्ड और फर्म। तो इसके हैं 2 तरीके। पहले हमने अप्रोच पढ़ी कि आपकी सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर हो। ठीक है, सेविंग के बारे में हमने पढ़ा था कि सेविंग इनकम का वो हिस्सा होता है जो खर्च नहीं होता, और इन्वेस्टमेंट वो हिस्सा है जो खर्च होता है, गुड्स पे, सर्विसेज पे, कंजम्पशन के लिए। इन्वेस्टमेंट एक तरह की कंजम्पशन होती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है, एक तरह की कंजम्पशन होती है कि हम पैसा खर्च कर रहे होते हैं। जब इन्वेस्ट कर रहे हैं बेसिकली हम कंजम्पशन कर रहे हैं। तो अगर आप कभी सुने कि किसी मुल्क में लोग कंजम्पशन नहीं करते हैं, तो सुन लें, तो समझ लें कि वहाँ पर लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, यानी लोग खर्च नहीं करते हैं।
तो सेविंग जो है इनकम का वो हिस्सा जो खर्च नहीं हुआ, इन्वेस्टमेंट इनकम का वो हिस्सा जो खर्च हुआ, और ये दोनों हिस्से बराबर होने चाहिए तो ही इक्विलिब्रियम आएगा। ये देखें, ये हमारे पास डायग्राम है, इसमें हमने देखना है इक्विलिब्रियम हमारा ये कैसे आया है। ठीक है, सबसे पहले देखें, ये है हमारी इन्वेस्टमेंट की लाइन। अब ये कौन सी इन्वेस्टमेंट है हमारी, हमने पीछे टाइप्स में पढ़ा था, ये है हमारी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। यानी जब हम हॉरिजेंटल लाइन कर्व बना लेते हैं उसका मतलब है ये चीज़ हमारी फिक्स है इस लेवल पे। ठीक है, ये फिक्स है हमारी, ना ये इंक्रीज़ है ना ये डिक्रीज़ है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है जो इनकम पे डिपेंडेंट नहीं है, तो ये फिक्स इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद हम दूसरा क्या बनाते हैं, इसमें हम बनाएंगे सेविंग कर्व। तो सेविंग हमारा एज़ यूजुअल पॉजिटिव होगा, क्योंकि इनकम बढ़ती है तो सेविंग बढ़ती है। इनकम और सेविंग का आपस में पॉजिटिव रिलेशन होता है। यहाँ पे ये दोनों बराबर हैं इस पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम है क्योंकि यहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये इक्विलिब्रियम है। अब हम देखते हैं कि अगर इक्विलिब्रियम ना रहे तो अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाए क्या होगा फिर इससे। ये देखें, ये हमारी इन्वेस्टमेंट थी, ये हमारी सेविंग थी। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव स्लोप कर्व, ये हमारा हॉरिजॉन्टल कर्व, ये फिक्स है और ये इनकम के साथ चेंज होता है। यहाँ पे है इक्विलिब्रियम। अब सपोज़ करें कि इक्विलिब्रियम नहीं है, हम इक्विलिब्रियम से ऊपर हैं या नीचे हैं, तो क्या होगा। अगर हम इक्विलिब्रियम से ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पे देखें, जो हमारा सेविंग कर्व है ये ऊपर है इन्वेस्टमेंट से, इसका मतलब है यहाँ सेविंग ग्रेटर है इन्वेस्टमेंट से। तो इसका मतलब ये होगा कि लोग सेविंग ज़्यादा कर रहे हैं, लोग इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि लोग सेविंग जब नहीं करते हैं तो इसका मतलब है वो लोग कंजम्पशन नहीं कर रहे, वो पैसे बचा बचा के रख रहे हैं। तो इससे आपकी इनकम पे जो है वो नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है, आपकी जो इनकम है वो डिक्रीज़ होती है इससे। और इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जहाँ पे देखें यहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा है और जो इनकम है वो हमारी सेविंग जो है वो कम है। तो हम ना तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है ना तो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे होंगे तो सेविंग ज़्यादा है, कंजम्पशन नहीं हो रही, यहाँ पे हैं तो कंजम्पशन हो रही है, सेविंग नहीं हो रही। तो दोनों ही चीज़ें ज़रूरी होती हैं, तो हम दोनों तरफ से इक्विलिब्रियम में नहीं हैं। इक्विलिब्रियम में सिर्फ उस वक्त होंगे जब हमारे सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाएं, कि जितना हमने सेविंग प्लान की है, जितना हमने इन्वेस्टमेंट प्लान की है, वो हमारे बराबर हों, तो तब हम कह सकते हैं कि हम इक्विलिब्रियम में हैं। ये हो गई हमारी पहली अप्रोच। ठीक है, अब आते हैं दूसरी अप्रोच पे। दूसरी अप्रोच क्या थी हमारे पास, दूसरी अप्रोच है एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड हमारी एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होनी चाहिए। अब इसमें एक चीज़ नोट करें कि हमारे दोनों ही कर्व पॉजिटिव हैं। एक हमारा है सेविंग का कर्व, एक है हमारा एक है हमारा सप्लाई कर्व, एक है हमारा डिमांड कर्व। लेकिन जब हम बात करते हैं ओवरऑल, यानी कि नेशनल लेवल पे, मैक्रो लेवल पे जब हम बात करते हैं, तो तब जो हमारा डिमांड कर्व है वो हमारा एक्सपेंडिचर कर्व हो जाता है, कंजम्पशन कर्व हो जाता है। और जो सप्लाई कर्व है वो हमारा आउटपुट कर्व हो जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज का कर्व हो जाता है। इसमें हमारे पास इसमें हमारे पास C+I वाला जो कर्व है ये हमारा डिमांड कर्व है, C+I वाला। ठीक है, ये देखें, जो C+I वाला इसमें हमारा कर्व है ये है हमारा डिमांड कर्व। ये पॉजिटिवली स्लोप्ड है क्योंकि ये हमारा एक्सपेंडिचर कर्व है। ये हमारे एक्सपेंसेस बताता है जो हम करते हैं, हम कंजम्पशन करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी खर्चा हम करते हैं वो हमारा कंजम्पशन है, वो बेसिकली डिमांड है। तो मैक्रो लेवल पे जब आप डिमांड की बात करते हैं, एग्रीगेट डिमांड, तो एग्रीगेट डिमांड में तमाम खर्चे शामिल होते हैं। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो ये खर्चे बढ़ते हैं। आपके मुल्क में अगर नेशनल इनकम ज़्यादा है तो लोग कंजम्पशन भी ज़्यादा कर रहे होंगे, लोग इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा कर रहे होंगे। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, कंजम्पशन बढ़ जाए तो नेशनल इनकम बढ़ जाती है। इसलिए जो हमारा कर्व है ये पॉजिटिवली स्लोप्ड है, डिमांड कर्व इसलिए पॉजिटिव है। आपको ये लॉजिक याद रखनी है और एक्सप्लेनेशन में लिखनी भी है कि ये डिमांड कर्व पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर कर्व है। और उसके बाद सप्लाई कर्व है हमारा, वो तो वैसे ही पॉजिटिव होता है क्योंकि जब इनकम बढ़ती है, प्राइसेस बढ़ती हैं, तो प्रोड्यूसर भी चीज़ें ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, सप्लाई ज़्यादा करते हैं।
और ये हमारी ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है क्योंकि इसे कहते हैं रेफरेंस लाइन। हमने जैसे पहले भी पढ़ा था कि एक कर्व है हमारे पास, तो एक कर्व से हम इक्विलिब्रियम नहीं बना सकते, तो दूसरा हमें एक रेफरेंस के लिए कर्व बनाना पड़ता है, क्योंकि दो कर्व होते हैं तो इंटरसेक्ट होते हैं और वो इक्विलिब्रियम बनता है। तो इसलिए जो 45 डिग्री लाइन इसे कहते हैं, इसे रेफरेंस लाइन भी कहते हैं, 45 डिग्री लाइन भी कहते हैं, हेल्पिंग लाइन भी कहते हैं। तो ये लाइन ज़रूरी होती है ड्रा करनी ताकि हम इक्विलिब्रियम बना सकें। अब इसकी भी वही कहानी है कि ना तो इससे ऊपर इक्विलिब्रियम है, ना ही इससे नीचे इक्विलिब्रियम है। अगर आप ऊपर जाते हैं तो सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो प्राइसेस कम हो जाएंगे, इससे फिर नेशनल इनकम कम हो जाएगी। अगर आप नीचे जाते हैं तो यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगी आपकी, और आपकी डिमांड ज़्यादा होगी तो फिर प्राइस लेवल बढ़ेगा, आपकी इन्फ्लेशन आ सकती है। तो ना तो हम ऊपर इक्विलिब्रियम में हैं, ना ही हम नीचे इक्विलिब्रियम में हैं। हम सिर्फ उस जगह पे इक्विलिब्रियम में आएगी हमारी इकोनॉमी 2 सेक्टर में जहाँ पे हमारी डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाए, C+I C+S के बराबर हो जाए, एक्सपेंडिचर जो है वो आउटपुट के बराबर हो जाए, तब हम इक्विलिब्रियम में होंगे इस इकोनॉमी में। ठीक है, जब भी आप डायग्राम बनाएं तो अपने कॉमन सेंस को मद्देनज़र रखते हुए आप डायग्राम में देखा करें कि अच्छा अगर मेरा इक्विलिब्रियम यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, अगर इससे ऊपर बनाऊँ तो क्या होगा, इससे नीचे बनाऊँ तो क्या होगा। तो इस तरह अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझ में आएंगे। ओके, ये थी हमारे 2 सेक्टर के बाद अब हम आएंगे 3 सेक्टर में, कि 3 सेक्टर में किस तरह होती है इनकम डिटर्मिनेशन। ठीक है, 3 सेक्टर का मतलब क्या होगा। 2 सेक्टर तो हमारा वही था, हाउस होल्ड और फर्म हो गया, बिजनेस हो गया। 3 सेक्टर का मतलब है अब इसमें गवर्नमेंट शामिल है। ठीक है, 3 सेक्टर में क्या है, गवर्नमेंट शामिल है इसमें। नेशनल इनकम इज़ इक्वल टू वाई इज़ इक्वल टू C+I+G। जो इसमें नेशनल इनकम है हमारे पास, ये नेशनल इनकम है हमारे पास, ये वाई आउटपुट है हमारी। ठीक है, ये किसके बराबर है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इन 3 चीज़ों के बराबर है हमारी इनकम, और इन सब के साथ प्लस का साइन है। इसका मतलब है अगर ये तीनों बढ़ेंगे तो हमारी इनकम बढ़ेगी। और ये कॉमन सेंस भी है, अगर कंजम्पशन ज़्यादा होगी, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेगी, खर्चे ज़्यादा करेगी, तरक्याती प्रोजेक्ट्स बनाएगी, तो इससे इनकम बढ़ेगी। ठीक है, इसलिए हमारे जो कर्व हैं वो पॉजिटिवली स्लोप्ड होंगे कर्व। ये देखें, ये हमारे 3 सेक्टर में देखें, ये सेम वही डायग्राम है जो हमने पीछे बनाई है 2 सेक्टर में। इसमें सिर्फ एक छोटा सा फ़र्क आ गया है। वो छोटा सा फ़र्क इसमें क्या है, देखें यहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट थी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट से ऊपर हमने गवर्नमेंट का कर्व बना दिया। ठीक है, क्योंकि अब इन्वेस्टमेंट के साथ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी शामिल हैं। पहले तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट हो रही थी, अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ने से इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है। ये देखें, कर्व पहले यहाँ था, अब ऊपर शिफ्ट हो गया है, तो हमारी इनकम देखें बढ़ गई है। पहले वाई पे थी, अब Y1 पे आ गई है। गवर्नमेंट के साथ शामिल होने से, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ने से हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व शिफ्ट हो गया है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गई है, इक्विलिब्रियम भी शिफ्ट हो गया, तो हमारी इनकम बढ़ गई है। अब इस तरह अगर दूसरी अप्रोच में देखें तो इसमें देखें हमारे पास ये कंजम्पशन कर्व था, फिर उसमें हमने इन्वेस्टमेंट शामिल की तो डिमांड कर्व बन गया। ठीक है, यहाँ तक हमारा डिमांड कर्व था। अब डिमांड में हमने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी शामिल कर दिया, हम कंजम्पशन भी कर रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी एक्सपेंडिचर कर रही है, तो देखें इससे हमारी आउटपुट बढ़ी है। ये हमारा कर्व शिफ्ट हुआ है, देखें बढ़ता जा रहा है। जो जो हमारे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे, हमारा कर्व शिफ्ट होता जाएगा, और देखें इनकम भी हमारी बढ़ी है। तो ये है 3 सेक्टर इकोनॉमी जिसमें हमने गवर्नमेंट को ऐड किया है। अब गवर्नमेंट को ऐड किया है तो अब मैं आपसे सवाल करती हूँ, कॉमन सेंस का सवाल है। मैंने कहा है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड है, क्योंकि गवर्नमेंट खर्चे ज़्यादा करेगी तो वो इकोनॉमी को फ़ायदा होता है। ठीक है, तो अब मुझे आप लोग बताइए, अगर गवर्नमेंट टैक्स लगा दे तो इसका इकोनॉमी को पॉजिटिव इफेक्ट होगा या नेगेटिव इफेक्ट होगा। अगर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तो पॉजिटिव इफेक्ट होता है, तरक्याती प्रोजेक्ट करे तो पॉजिटिव इफेक्ट होता है, और अगर इस तरह का टैक्स लगा दे तो क्या इफेक्ट होगा नेशनल इनकम पे, वो बढ़ेगी या वो कम होगी, यूँ बताइए। हाँ, वेरी गुड, टैक्स से नेगेटिव इफेक्ट होगा, बिल्कुल इनकम कम हो जाएगी, वेरी गुड। हाँ जी, यही आपका कॉन्सेप्ट है, यही आप लोगों को चीज़ें काम में आती हैं। अब देखें मैंने कर्व नहीं बनाया है टैक्स का इसमें, लेकिन आप लोगों को खुद से समझ में आ गया है कि अगर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ने से हमारी इनकम बढ़ती हुई नज़र आ रही है तो इसका मतलब है टैक्स से कंजम्पशन भी कम होगी, इन्वेस्टमेंट भी कम होगी, तो इनकम भी कम होगी।
ये नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, कर्व हमारा अपवर्ड जाने के बजाय डाउनवर्ड आ जाएगा। वेरी गुड। तो 3 सेक्टर आपको समझ में आ गया है। अब है हमारे पास ओपन इकोनॉमी, 4 सेक्टर मॉडल यानी कि ओपन इकोनॉमी। 4 सेक्टर का मतलब ये होता है कि अब इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी शामिल है, यानी इंटरनेशनल, यानी अब नेशनल से बाहर इंटरनेशनल लेवल भी शामिल है। तो अब ये ओपन इकोनॉमी है, जैसे ओपन मार्केट होती है। अब इसमें क्या सिर्फ फ़र्क है, इसमें अब C+I+G के साथ X-M शामिल हो गया है। तो ये इक्वेशन आपने लाजमी लिखनी होगी बच्चों, आप जो भी इक्विलिब्रियम अप्रोच बनाएंगे। ठीक है, हमारी आउटपुट इनकम किसके बराबर थी, पहले अप्रोच में थी इन दोनों के बराबर, कि कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट हमारी एग्रीगेट डिमांड बन रहे थे। उसके बाद हमने गवर्नमेंट को शामिल कर दिया। ठीक है, 3 सेक्टर हो गया। अब हम आगे ओपन इकोनॉमी में, जिसमें हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट को शामिल कर लिया। X यानी एक्सपोर्ट, M यानी इम्पोर्ट, और ये इन दोनों को कहते हैं नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, X-M को क्या कहते हैं, नेट एक्सपोर्ट। तो इसमें माइनस का साइन है M के साथ, यानी इम्पोर्ट का नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, कि अगर इम्पोर्ट बढ़ेगी तो गवर्नमेंट नेशनल इनकम कम होगी। ये तो जाहिर सी बात है, अगर हम इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं बाहर से तो इसका मतलब है हमारा पैसा बाहर जा रहा है, हम पेमेंट करेंगे उनको, हमारा पैसा बाहर जाएगा तो इनकम कम हो जाएगी। और अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारी इनकम बढ़ती है, क्योंकि हम चीज़ें जो है बाहर बेचेंगे, हमें पैसे मिलेंगे, इनकम आएगी, कैपिटल हमारा इनफ्लो होगा। और अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो कैपिटल हमारा आउटफ्लो होगा, और इससे क्या होगा, गवर्नमेंट इस पे नेशनल इनकम पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अब हम इसमें देखते हैं 4 सेक्टर में, ये देखें सेम वही ही डायग्राम है जैसे पहली अप्रोच में थी। अब इसमें क्या हुआ है कि अब इसमें कर्व मज़ीद बढ़ गया है। अब देखें इसमें हमारे पास, पहले हमारे पास सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर्व था, फिर हमारे पास इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर थे, अब इसमें एक्सपोर्ट भी शामिल हो गई है। ठीक है, अब इससे क्या हो गया, एक्सपोर्ट शामिल हो गई है, इससे जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है, हमारी इन्वेस्टमेंट मज़ीद ऊपर बढ़ गई है। इसी तरह अगर हम इंपोर्ट शामिल करते तो हमारा कर्व डाउनवर्ड होता है, क्योंकि इंपोर्ट का नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। यहाँ पे हमने पहले C+I लिया था, वो हमारा पॉजिटिव था, डिमांड कर्व था हमारा। ठीक है, और इसके बाद हमने डिमांड कर्व में फिर एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के शामिल किए, फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट शामिल की, हमारा कर्व इंक्रीज़ होता जा रहा है, तो हमारा इक्विलिब्रियम भी चेंज होता जा रहा है। तो ये हम इसमें देख रहे हैं कि हमारी, जब इसमें हमने नेट एक्सपोर्ट शामिल की है तो हमारे देखें जो कर्व है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, यानी अपवर्ड स्लोपिंग है, तो नेशनल इनकम बढ़ रही है। और इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, अब आपने इस चीज़ को देखना है। जब पहले आपने इक्विलिब्रियम बनाया था तो आपने सिर्फ ये I और S का बनाया था। ठीक है, जब हम दूसरे सेक्टर में गए 3 सेक्टर में, फिर आपने गवर्नमेंट वाली लाइन पे इसको इंटरसेक्ट किया था। उसके बाद जब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाली पे आएंगे, फिर अब यहाँ पे इसको जो अगली उसकी लाइन है, ऊपर कर्व है, आप वहाँ जाकर 4 सेक्टर में इसको इंटरसेक्ट करेंगे। सेम एज़ ऊपर वाली लाइन पे भी आपने करना है। इक्विलिब्रियम से आप दिखाएंगे कि आप कौन सी इकोनॉमी में हैं। अगर आपने पहली लाइन पे इक्विलिब्रियम कर दिया है, उसके बाद आप आगे नहीं गए हैं, इसका मतलब है कि आप 2 सेक्टर में हैं। अगर आपने ये G वाली लाइन पे कर दिया है तो इसका मतलब है आप 3 सेक्टर में हैं। अब अगर आपने इसके साथ X-M वाली पे भी शामिल कर लिया तो आप 4 सेक्टर में आ जाएंगे। अच्छा, ये टैक्स और इंपोर्ट का हमने देखा है कि नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, तो आप मुझे बताइए सेविंग का क्या इम्पैक्ट होता है। सेविंग का इम्पैक्ट इसमें नेशनल इनकम पे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, अगर मुल्क में सेविंग्स बढ़ जाए तो? क्या ख्याल है आपका? उसके बाद हमारे पास आते हैं लीकेजेस वर्सेस इंजेक्शन। ये 2 फैक्टर्स होते हैं जो आपकी इनकम पे, नेशनल इनकम पे असरअंदाज होते हैं। अब जो हम पीछे बार बार बात कर रहे थे ना, मैं आपसे बार बार पूछ रही थी, मैंने कहा आप मुझे बताइए कि टैक्स से इनकम बढ़ेगी कम होगी, इंपोर्ट से इनकम बढ़ेगी कम होगी, सेविंग से बढ़ेगी कम होगी। और आपके अकॉर्डिंग जैसे आप लोगों ने आंसर किया, आपने कहा सेविंग, इंपोर्ट और टैक्सेस, इन 3 चीज़ों से हमारे नेशनल इनकम पे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, वो कम हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली ये तीनों चीज़ें कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को कम करती हैं। तो ये हैं लीकेजेस। जैसे वो आप देखते हैं ना कि अगर कोई टैप टूटी लीक हो तो उसमें से मुसलसल पानी गिरता रहता है, निकलता रहता है, कम होता रहता है। ठीक है, तो वो है लीकेजेस, यानी लीक हो रही है हमारी नेशनल इनकम। इंजेक्शन मतलब जैसे कोई बंदा बीमार हो, आप उसको इंजेक्शन लगाते हैं, उसको ताकत आ जाती है। तो इंजेक्शंस वो फैक्टर होते हैं जो आपकी नेशनल इनकम को बढ़ाते हैं, जैसे कि कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कि ये वो चीज़ें हैं जो आपके नेशनल इनकम को बढ़ाती हैं।
तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, इंजेक्शंस। ठीक है, अब ये इसमें लिखा हुआ है कि अगर सेविंग बढ़ जाएगी तो नेशनल इनकम कम हो जाएगी, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी तो नेशनल इनकम बढ़ जाएगी। अच्छा, अब हमारे पास जीडीपी गैप जिसकी हम बात कर रहे थे, अभी मैं आपसे बार बार पूछ रही थी। जीडीपी दो तरह की होती है, एक होती है एक्चुअल जीडीपी, ठीक है, एक होती है पोटेंशियल जीडीपी। एक्चुअल जीडीपी वो होती है जो असल में मुल्क में हो रही होती है प्रोड्यूस। पोटेंशियल वो होती है जो हमारे अंदर कैपेसिटी है, हम कर सकते हैं लेकिन की नहीं है, वो होते हैं पोटेंशियल। और अगर किसी मुल्क की एक्चुअल जीडीपी ज़्यादा हो तो वो तरक्की करता है, ठीक है, और अगर उसकी पोटेंशियल जीडीपी ज़्यादा हो तो वो तरक्की नहीं करता, क्योंकि इसका मतलब है कि आपके पास रिसोर्सेज हैं लेकिन आप उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं। आपके पास पोटेंशियल है लेकिन डिमांड नहीं है, आप चीज़ें नहीं बना रहे। तो एक्चुअल असल जीडीपी है, ये आपके इसको जीडीपी को बताती है कि आपकी जीडीपी बढ़ रही है या कम हो रही है। अगर तो ये दोनों बराबर हैं तो ठीक है, जीडीपी हमारी इक्वल है, नॉर्मल है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो जीडीपी गैप होता है। आपकी एक्चुअल बढ़ जाए या पोटेंशियल बढ़ जाए, ये दोनों बराबर ना रहें तो आपका जीडीपी गैप आ जाता है। अगर आपकी एक्चुअल जो है वो बढ़ जाए पोटेंशियल से, तो आप मुझे बताइए, अगर आपकी एक्चुअल जीडीपी आपकी पोटेंशियल जीडीपी से बढ़ जाए तो जीडीपी गैप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, क्या लगता है आपको? ओकन्स लॉ, ओकन्स लॉ हमें ये बताता है कि जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट के दरमियान क्या ताल्लुक़ है, ठीक है। ये यूएसए में बहुत पुरानी एक रिसर्च की थी, प्रोफेसर ओकन थे, उन्होंने रिसर्च की थी कि जीडीपी के बढ़ने या कम होने से एम्प्लॉयमेंट पे भी असर हो रहा है, कि मुल्क में जो एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एसोसिएटेड यानी जुड़ा हुआ है एम्प्लॉयमेंट के साथ। तो वो कहता है, उसने ये एक लॉ दिया था, एक कानून दिया था, उसने कहा था अगर आप के मुल्क में जीडीपी बढ़ जाए तो आपका एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने मुल्क में एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ाना चाहते हैं तो आप जीडीपी को बढ़ा दें। बेसिकली ओकन्स लॉ रिलेशनशिप बताता है जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट के दरमियान, पॉजिटिव रिलेशनशिप। आपके मुल्क में जीडीपी बढ़ेगी, इसका मतलब है नेशनल इनकम बढ़ रही है, इसका मतलब है आउटपुट प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि फैक्ट्रीज़ जो है लेबर ज़्यादा हायर कर रहे हैं, जॉब्स ज़्यादा आ रही हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ गया है। तो अगर आपके मुल्क में जीडीपी कम है, जीडीपी इंक्रीज़ नहीं हो रही या कम रेट से हो रही है, तो आपके मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी, क्योंकि आपके मुल्क में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो इसलिए आपके मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो जीडीपी बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जीडीपी कम होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट होगी। ये है ओकन्स लॉ। तो बस यही आज का हमारा लेक्चर था। आई होप आप लोगों के लिए इतना काफ़ी है, या अगर आप लोगों की हिम्मत है तो बताइए, फिर थोड़ा और पढ़ लें, वरना इतना मेरे ख्याल से काफ़ी है। तो बच्चों इतना काफ़ी है या और पढ़ लें?